बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म और मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। और आप परेशान हो रहे होंगे कि अबूजर तो स्टूडियो में खड़े हैं और मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो अबूजर मुझे आप पूछे कहाँ हूँ मैं? मुझे यकीन है कि जितना अच्छा मौसम था तो आपका दिल नहीं कर रहा होगा अभी स्टूडियो में आने को, लेकिन आना तो पड़ेगा। लेकिन चलें, बताएं आप कैसे एंजॉय कर रही हैं? मुझे लग रहा कि इंट्रो में हम हर रोज फॉग का जिक्र करते हैं, सर्दी का जिक्र करते हैं, तो व्हाई नॉट गो आउट देयर एंड सी इट योरसेल्फ और लोगों को भी दिखाएं। धुंध अलबत्ता जितनी सुबह थी, तकरीबन 6:30 बजे के करीब जब हम घर से निकल रहे थे, उस वक्त ज़्यादा थी और विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। एयरपोर्ट्स को बंद किया हुआ था, मोटरवे अभी भी एयरपोर्ट अभी तक खुला नहीं है, ऐसी इतलात नहीं आई है, मोटरवेज भी बंद थी। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता सूरज की किरणें जो है वो मशरिक से नजर आना शुरू हो गई, होना शुरू हो गई। लेकिन अब उधर सर्दी कम नहीं हुई है और आप यकीन करें मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं बोल रही हूँ तो वो जो धुंध मुंह से निकलती है ना, दैट वाज माय फेवरेट पार्ट। कितना मुश्किल है क्योंकि जैकेट देख के साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत सर्दी है और अभी बैकग्राउंड में भी कुछ अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि आपने जैकेट क्यों पहनी है। मैंने कहा भाई आपने मेरी कुल्फी जमानी है जो मैं बाहर खड़ी हो जाऊं और जैकेट ना पहनूं। सो मज़ा आता है क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ये मौसम आता है, आप इंजॉय भी करते हैं, बट वहीं पर ये जैकेट पहनना, एहतियात करना। मैं तो सोच रही थी सर पे ना हुडी भी ले लूं और मैं कहूँ कि बस अब मैं जम रही हूँ तो मैंने ऐसे ही खड़े रहना है। और इसके साथ साथ क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, फिर धुंध भी है, एहतियात तो अपनी जगह लाजिम, लेकिन चूँकि आज साल का आखिरी दिन है और इख्तिताम पजीर हो रहा है ये साल, तो ऐसे लगता है जिस तरह कहते हैं कि एंड की सर्दी और एंड की धुंध, वो शदीद धुंध आज पड़ी है। और मैं जब सुबह मैं भी निकला घर से तो मैंने कहा यहाँ पर अब ऑफिस कैसे पहुँचना है, क्योंकि जो हालात थे, लेकिन खैर हम तो पहुँच गए और आप स्टूडियो नहीं पहुँची इस वजह से कि इतना अच्छा है मौसम। नहीं, मैं अभी आपको स्टूडियो में भी ज्वाइन करूंगी। मैं ऑफिस बड़ा टाइम पर पहुंच गई थी क्योंकि अंदाज़ा था धुंध है तो बंदा थोड़ा सा टाइम मार्जिन रख के निकलता है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो हमेशा से मैं बात करती हूँ कि जिन लोगों ने ड्राइव करनी होती है, सुबह के औकात में बाहर आना होता है और धुंध में ट्रैवल करना होता है, तो प्लीज़ 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 अपनी गाड़ियों की, अपनी मोटरसाइकिलों की येलो लाइट्स करा लें। फॉग लाइट्स कहते हैं उन्हें, बड़ा एक सिंपल सा येलो कलर का बल्ब होता है जो आप अपनी गाड़ियों में फिक्स करा सकते हैं। इसके अलावा स्पीड स्लो करके चलाएं, इंडिकेटर्स ऑन रखें, हेडलाइट्स ऑन रखें। ये वो तमाम एहतियाती तदबीर हैं जो हमने ज़रूर अपनानी है। और इसके साथ साथ अब सर चूँकि कोरोना वायरस भी है और आप भी समझते हैं कि इस मौसम में कॉमन कोल्ड भी हो जाता है, फ्लू भी हो जाता है, तो ऐसे में जैसे अभी मेरे कैमरामैन मुझे बता रहे थे कि मिस आपका नाक बहुत ज़्यादा रेड हो गया, तो मैंने कहा वही सर्दी है, रेड होगा। सो उसका मतलब ये है कि आपने कॉमन कोल्ड से भी बचना है, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, जो सेम सिम्टम्स। उसका हल यही है कि जब आप बाहर निकले तो जैकेट पहने जैसे आपने एहतियात की है, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग ना एंजॉय करने के चक्कर में बीमार हो जाते हैं। ऐसे ना कर लूं मैं कि मेरा हेड भी कवर हो जाए क्योंकि जो हालात हैं, बाकी आपको एहतियात भी करनी है, सर्दी से भी बचना है और साथ साथ एंजॉय भी करना है, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है। और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला खैरियत रखे, आइंदा आने वाले साल में अच्छा मौसम में रहे और सबकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगी कि हमने प्रॉपर एक प्लान किया था कि 2020 का हम सनराइज़ भी दिखाएंगे और फिर 1 जनवरी का सनराइज़ भी दिखाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा धुंध थी कि सूरज तो निकला ही नहीं। लेकिन यहाँ से मुझे अब सूरज की झलकियाँ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं, बट सर्दी की शिद्दत उसी तरह से बरकरार है। और ये सिर्फ लाहौर में ही नहीं, कराची से लेकर लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़ में मुसलसल बर्फबारी हो रही है। तो शदीद ठंड है और इस ठंड में आपने सिर्फ अपना ख्याल रखना है। अगर आप मौसम इंजॉय भी कर रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़नी। बिल्कुल, और बर्फबारी का भी जिक्र हम करते चलें क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में जिस कदर शदीद बर्फबारी हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान में और मालम जब्बा, और इसके अलावा कलाम में लोगों की पिक्चर्स मैंने देखी, सोशल मीडिया पर गए और वहाँ पर जाके जहाँ पर सर्दी भी इंजॉय करते फंस भी गए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से भी नहीं है कि अगर बर्फबारी हो तो कैसे रेस्क्यू करना है। लेकिन फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है कि जब लोग ऐसा मौसम हो तो एंजॉय करें और किसी किस्म की प्रॉब्लम ना उनको फेस करने में आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अबूजर। तो मुझे जरा मेरे प्रोड्यूसर साहब से पूछ के बताएं, मुझे इजाजत है मैं वापस स्टूडियो में आ सकती हूं? इजाजत है, आप वापसी, मेरी सजा खत्म हो गई सर्दी में खड़े होने वाली। हम जरा टॉप स्टोरीज तब तक देख लेते हैं, तो आप वापस आ जाएं। डन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 1 जनवरी को सरबराही इजलास तलब। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर बात से कर दिया, कहते हैं ऐसा नहीं, ये लोगों को पकड़ते जाएं और हम चुप रहें, अब हम इंकलाब की तरफ जा रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा, बिलावल ने अच्छी बातें की, पीडीएम जमातें उनका मौक़िफ़ सुनना चाहती हैं।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद कहते हैं 16 फरवरी को पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल के हल करने के लिए मुतहरिक हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते शुरू कर दिए। सईद गनी, ताज हैदर, वकार मेहदी MKM के मरकजी बहादुर आबाद पहुँच गए। शहर के मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 अमवात, हलाकतों की तादाद 10,105 हो गई। 24 घंटे में मजीद 2275 अफराद में वायरस की तस्दीक। हुकूमत का चीनी कंपनी से कोरोना वैक्सीन लेने का फैसला। तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। साइनोफार्म चीन की सरकारी कोरोना वैक्सीन साज कंपनी है। तो ये थी जी टॉप स्टोरीज। अब हम नजर डालेंगे कल होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज में किस पॉलिटिकल लीडर ने कहां पर क्या कहा। तो ये पिक्टोरियल समरी थी 2020 की। आज हम तफसीलन इस पर बात भी करेंगे प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर, और मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और मैं फटाफट से बाहर के स्टूडियो आ गई, लेकिन बाहर बहुत ठंड है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। वो ऐसे कहते हैं ना, जैसे अक्सर तो कहा जाता है कि सर्दी में मैं ठिठर गई। हाँ। आप लेकिन मेरे मुहावरे करेक्ट करते हैं, तो मैं एक और गलत जगह पे मुहावरा कनेक्ट करने वाली हूँ। बट इट फील्स सो राइट कि इतनी ठंड थी कि मेरे चौथा तबक रोशन हो गए। चलें ठीक है, अब इस पर भी चौथा तबक रोशन यहाँ पर बनता है या नहीं बनता, इस पर हम बाद में बात करेंगे, आपको पता है वैसे। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज जहाँ पर हुई हैं कल, वो तो रोजाना की बुनियाद पर हो ही रही है, बड़ी हाई टेम्परेचर पर। वहीं पर एक अहम तब्दीली हुई कल। वफाकी हुकूमत ने मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील 9 कर दी है। कई साल बाद ये तब्दीली की गई है। मुनीबुर रहमान को चेयरमैन के ओहदे से कल हटा दिया गया है और उनकी जगह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद 19 रुकनी कमेटी के नए चेयरमैन बन गए हैं। वफाकी हुकूमत ने मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील 9 कर दी है। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये 19 रुकनी कमेटी के नए चेयरमैन बादशाही मस्जिद लाहौर के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया है। और आपको याद होगा कुछ गुज़श्ता सालों से काफ़ी तनकीद भी हो रही थी इस बात पर, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस भी किया जा रहा था। और हर साल जब भी रमज़ान का चांद देखा जाता था या ईद के हवाले से बात होती थी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो के वज़ीर हैं उनके साथ भी काफ़ी इख्तलाफात सामने आते थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था, फवाद चौधरी साहब का अपना। और कल भी फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया और बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ये कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लाम से बाहर नहीं है, बल्कि इस्लाम ही हमें ये मुख्तलिफ अलूम सिखाता है एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। वो एक्सेप्टेबिलिटी लेवल जो है वो अब आ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता साल से ही ये बहस बड़ी जोर पकड़ रही थी, लेकिन इस पर अमल दरामद अब हो चुका है। और अब इसके मुताबिक जो कमेटी में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल होगी, महकमा मौसमियात भी इसमें शामिल होगी, वजारत मजहबी उमूर और स्पार्को के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होंगे, जो कि पहले इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। और नोटिफिकेशन के मुताबिक तश्कील 9 के बाद रोयत हिलाल कमेटी में शामिल अरकान में जो शामिल हैं वो डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब हैं, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर हैं, मौलाना फजल रहीम, डॉक्टर यासीन जफ़र, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती, डॉक्टर मुफ्ती अली असगर, मुफ्ती फैसल अहमद, सैयद अली करार नकवी, मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी साहब, हाफिज अब्दुल गफूर, मुफ्ती कारी मीरुल्लाह भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, सैयद हबीबुल्लाह चिश्ती, मुफ्ती ज़मीर साजिद और मुफ्ती फजल जमील रिजवी भी इसमें शामिल हैं। और ये नई कमेटी का इतलाक जो है उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और एक और खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। JF-17 जिसका जिक्र किया जाता है कि जो कि डबल सीट तैयारे हैं एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो गए हैं। और पाक फिजाइया ने ये जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, नया साल और नई तैयारी के साथ, नए अज़म के साथ हमारी पाक फ़ज़ाइया जो है वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती रहेगी। और JF-17 की अगर बात करें, डबल सीट तैयारे में एयरफोर्स के बेड़े में अब ये शामिल तो कर लिए गए हैं। पाकिस्तान चीन के ताउन से ये तैयार हुए थे। 14 अदद JF-17 डबल सीट तैयारों को पाक फ़ज़ाइया के अब इस बेड़े में बाकायदा तौर पर शामिल भी कर लिया गया। इस तकरीब में चीनी से भी नोंग रोंग ने भी शिरकत की, जबकि ब्लॉक 3 की तैयारी को अहम मनसूबा भी करार दिया। और सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल
मुजाहिद अनवर खान साहब ने ये कहा है कि इस संगे मील को अबूर करने में चीन का शुक्रिया और पाक फ़िज़ाइया का ब्लॉक 3 नए रेडार के साथ ऑपरेशनल और सलाहियतों में भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर है। दूसरी जानिब पाक बहरिया की जानिब से भी एयर डिफेंस यूनिट्स ने ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा भी किया है और इस फायर किए गए मिज़ाइलों में कामयाबी से अपने अहदाफ को उन्होंने ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उम्दा परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान आजी ने मिज़ाइल्स फायरिंग का बाकायदा मुशाहिदा किया और तारीफ भी की। और पाक बहरिया के ऑपरेशन तैयारों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी करते हुए एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर से मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त एंड किया है इस साल का, क्योंकि जब डिप्रेसिंग खबरें भी आती हैं वहीं पर एक बड़ी ज़बरदस्त हौसला अफजा खबर ये आई थिंक जवाब देना बहुत ज़रूरी था। तो अब तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि भारत में इस वक्त क्या चल रहा है, खामोशी चल रही है, मीडिया के ऊपर क्या तूफान मचा हुआ है, क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो, और या कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं। क्योंकि आपने कहा कि खामोशी है, और राफेल जब तैयारे आए थे आपको याद होगा किस कदर शोर बरपा था कि चीखें वो खुशी की नहीं लग रही थी, बस ओवर एक्साइटेड लग रहे थे। उन्हें चलाना नहीं आता, ट्रेनिंग नहीं है ना। मसला ये है कि जो पायलट्स हैं वो बेचारे, उनके पास वो महारत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पुराने मॉडल के भी तैयारे हो ना, तो हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनके किसी भी तैयारे का मुकाबला कर लेते हैं। हमेशा ये तारीख इसकी गवाह है। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह जी, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। और अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पहले 2 जनवरी को था, लेकिन अब फर्स्ट यानी कि कल ही इजलास तलब कर लिया है और इसमें इस्तीफों समेत तमाम फैसले जो हैं वो बाकायदा देखे जाएंगे। मुख्तलिफ पार्टीज के सजेशंस को देखा जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा। और इसमें नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने कल वफ्द के हमरा PDM के सदर जब मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह में मुलाकात की, तो मुलाकात में नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक में भी शिरकत की थी। और इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी कि फजलुर रहमान साहब ने ख्वाजा आसिफ के बारे में बात भी की, फिर नवाज शरीफ के पासपोर्ट मनसूखी के हवाले से मरीम नवाज ने बात की। लेकिन सबसे अहम जो बात थी वो कल ये थी कि बिलावल भुट्टो का जो CEC के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग थी, मीडिया ब्रीफिंग, उस पर कल मरीम नवाज ने कहा है कि हम बिलावल भुट्टो के मुंह से ये तमाम बातें सुनेंगे, उसके बाद फिर हम कमेंट करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि PDM फिर जो फैसला करेगी वही हतमी होगा। बिल्कुल, PDM जो फैसला करेगी वही हतमी होगा। और अगर आपको याद हो तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि ये तमाम सजेशंस हम PDM के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या डिसाइड किया जाता है। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम सीमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सुबह सुबह हम आपसे बड़ी सख्त बातें सुनने आपको इनवाइट कर लेते हैं। कल की ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज की, और फिर वही हुआ जैसे होता है कि कुछ ज़राए के मुताबिक खबरें आना भी शुरू हो गई, कुछ सही खबरें भी आ रही थी कुछ चैनल्स का। फिर आपको पता है कि किस तरह से वो रिपोर्ट करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? देखिए, ये मीटिंग बहुत अहम थी एक ऐसे वक्त में जब 2-3 चैनल्स की तरफ से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बारे में जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई जी, उसका फौरी तौर पर कंट्राडिक्ट तो उसको सईद गनी ने भी कर दिया था, और फिर बिलावल भुट्टो ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके हवाले से जो वजाहत की थी, उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आती मैं क्या समझूं कि जिस तरह की खबरें चलाई गई थी उसका क्या मकसद था। ये बहुत पहले से कोशिश हो रही है। आपको याद होगा जब से APC में फैसला हुआ PDM बनाने का, तब से ही चंद चैनल की तरफ से और जो पूरी फौज जफर मौज जो है तर्जमानों की और वजीरों मशीरों की, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो बीच रास्ते में छोड़ेगी और PDM की कश्ती जो है वो बीच में बहार में डूब जाएगी। लेकिन तसलसल के साथ पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसकी क़यादत की तरफ से इसके बारे में वजाहतें आती रही हैं। मेरे ख्याल से जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर उस मुलाकात के बाद जो हुई उनकी मरीम नवाज के साथ, वही बात खुद बिलावल भुट्टो ने भी कही कि हम जो हमारी सोच हमारे अंदर, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर सामने आई है, उसको हम PDM की क़यादत के सामने रखेंगे और हतमी फैसला वही होगा जो। लेकिन बुखारी साहब, हतमी फैसला, हतमी ख्वाहिश या जो टारगेट होता है आपका, मंजिल है, वो तो शायद यही है कि जी हुकूमत को हटाना है, इमरान खान साहब को घर जाना है, वो इस्तीफा दे दें। लेकिन जो तरीकाकार है, रोड टू द टारगेट, वो डिफरेंट है, ऐसे लगता है, बातों से भी लगता है। और जो इरादे हैं, जैसे कि सेनेट इलेक्शंस हो गए, ज़िमनी इलेक्शंस हो गए, फिर आपकी जो पार्टिसिपेशन है इस्तीफों के ऊपर, फिर इसके अलावा लॉन्ग मार्च, इस तमाम के इशूज़ के ऊपर अभी भी मुतफ़िका राय नहीं बन सकी।
देखिए, पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, हतमी जो नतीजा अखज करना है इस तहरीक के हवाले से, उस पर कोई इबाम नहीं है। बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कैटेगोरिकली कहा कि इस हुकूमत को तो घर जाना है, इस नाअहल हुकूमत को, इस नाअहल प्राइम मिनिस्टर को। बहुत वजाहत के साथ उन्होंने कहा है, कोई एम्बिग्विटी इस हवाले से नहीं है। हाँ, जो अगर आप याद रखें तो जो ऑप्शन है इस्तीफों का, ये लास्ट ऑप्शन करार पाया है उस 26 निकाती एलामिये में जो एपीसी के बाद हुआ था। लिहाजा उससे पहले लिखा हुआ है उसके अंदर कि अगर जरूरत पड़ी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे हम, असेंबलियों के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी। ये ऑप्शन वहां लिखा हुआ है, ये कोई बिट्रेयल या कोई चेंज ऑफ माइंड नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कि इस हुकूमत को चलता करना है। अभी तक कोई इबाम है पीडीएम की क़यादत और उसकी कंपोनेंट पार्टीज में, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि पीपल्स पार्टी ऐसा ना करे, ये तवक्को या साजिश हो सकती है कि पीपल्स पार्टी डिच करे, लेकिन बज़ाहिर अभी तक इसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान मरियम की मुलाकात के बाद जो हुई, उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत इबाम पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसकी भी वजाहत कर दी गई है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मौलाना का स्टांस हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता जा रहा है, चाहे वो पीडीएम की अल्टीमेट मंजिल है, चाहे वो उनकी नैब के साथ ताल्लुकदारी है, चाहे वो विच हंट जो हो रही है, जो उसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी किस्म का कोई इबाम है। हाँ, मैंने ये जरूर देखा कि चंद चैनल्स की तरफ से, चंद एंकर्स की तरफ से और हुकूमती जो मशीनरी है उसकी तरफ से ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, साजिश भी है कि पीपल्स पार्टी किसी तरीके से पीडीएम को डिच करे। बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़े वाज़ेह तौर पर आपने ये कह दिया कि कोई अबहम आप नहीं समझते कि मौजूद है, और ये बातें क्लियर हो रही हैं। बातों को ट्विस्ट करके कुछ लोग, स्पेशली हुकूमती लोग, ऑब्वियसली वो तो चाहते ही हैं कि पीडीएम टूट जाए, और इस चीज़ के ऊपर फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम को भी मौका चाहिए, और वो मीम्स बनाना शुरू कर देती है। और पीडीएम के हवाले से, उसके टूटने के हवाले से इतने मीम्स मैं कल सोशल मीडिया पर देख रही थी और मुझे हंसी आ रही थी कि ये लोग जो हैं बस आई थिंक ऐसे एंजॉय करते रहते हैं किसी भी एक चीज को। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और फिर पॉलिटिकल पार्टीज में, फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन में ये तो चलता है। कंफ्यूजन भी एक तरफ होती है और कंफ्यूजन डालने की कोशिश भी की जाती है। आप हरीफ हों तो आप किसी फेवर को एक्सपेक्ट नहीं करते कि मुझे फेवर मिलेगी, और फिर साथ में जो भी आप हरीफ हैं एक दूसरे के, तो आपने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करना वो आपकी फेवर करेगा। वो तो यही चाहेंगे कि इसको हराया जाए या कोई भी तरीका अपनाया जाए, कन्फ्यूजन डाली जाए। मजीद कन्फ्यूजन की अगर हम बात करें, एक जगह पर और भी कन्फ्यूजन है, वो हमने देखी गुज़िश्ता कई दिनों से जब मामला चल रहा है MTA एक्ट का, और इसमें हेल्थ सेक्टर बड़ी बुरी तरह कहा जाता है मुतासिर हो सकता है। गवर्नमेंट कहती है कि जी इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, उल्टा ये गवर्नेंस के लिए एक बेहतर इकदाम है MTA एक्ट पर, लेकिन हमने देखा है ओवरऑल अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल। अब इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो पिम्स के मुलाजमीन मुसलसल एहतजाज पर हैं और आज 30 रोज मुकम्मल हो गए। अस्पताल के मुलाजमीन ने 31 दिसंबर यानी कि आज पार्लियामेंट जाने का ऐलान भी कर रखा है, और पिम्स को मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस के जरिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने के खिलाफ डॉक्टर्स मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। और एक फेडरल ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो बना हुआ है उसके चेयरमैन ने यह कहा है कि पिम्स अस्पताल की OPDs बंद होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जब ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, उसके तहत पिम्स को मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट MTI में तब्दील करने का फैसला किया गया था। अब ये तमाम सूरत हाल, फिर जो एहतजाज हो रहा है, आज पार्लियामेंट के सामने भी जाना है, भरपूर तरीके से एहतजाज तो जारी है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, यानी कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। MTA एक्ट के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असफन यार साहब, प्रेसिडेंट ग्रैंड हेल्थ अलायंस। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस वक्त सिचुएशन है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या इरादे हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, आज 30 रोज हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, MTI एक्ट, क्या गवर्नमेंट से आपके कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके? कि आप अपना पॉइंट गवर्नमेंट को नहीं समझा सके या गवर्नमेंट आपको नहीं समझा सकी अपना पॉइंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 5वां हफ्ता है इस प्रोटेस्ट का। बेसिकली MTI एक्ट, जिसको इन अदर वर्ड्स निचकारी है कहते हैं, क्योंकि इसमें मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर सकूं। इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, खासकर पिम्स हॉस्पिटल, इसको बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब पेशेंट्स आएंगे तो उनसे बाकायदा हम फीस लेंगे, लेबॉर्ट्री टेस्ट, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड के पैसे लेंगे, अगर कोई एडमिट होगा तो उसके पैसे होंगे, अगर किसी की सर्जरी होगी, ये उस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। तो हम ये तो पहले हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि जो ये उनका मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं निजकारी के बारे में, या तो हुकूमत
हौसला करें, अपना ये कन्फेस करें कि वाकई हम निजकारी करना चाहते हैं, तो फिर बंदा उनके साथ उस लेवल बात कर सकें। सही। इसके अलावा 5000 हमारे जो मुलाजिमीन हैं उनकी नौकरी को उन्होंने पिम से बेदखल कर दिया गया है, सिविल सर्वेंट्स हमारी सर स्टेटस ख़त्म कर दी गई है। तो हम ये हुकूमत के साथ, हमारी SAPM के साथ, डॉक्टर फैसल साहब के साथ 2 मरतबा हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और दोनों मरतबा उसने कहा कि आपके डिमांड्स जेन्युइन हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि अगर डिमांड्स हमारे जेन्युइन हैं तो फिर ये ऑर्डिनेंस, लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा डिमांड जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमने भी डॉक्टर फैसल साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये आपकी ऑप्शन में आता है कि आपने MTA एक्ट ज्वाइन करना है या फिर सिविल सर्वेंट ही रहना है। मतलब ये तो चॉइस दे दी गई है, आपको ये चॉइस नहीं मिली या फिर आपके स्टाफ को? ये बेसिकली मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, जहाँ पे बॉडी कारपोरेट आता है तो वहाँ पे आप सिविल सर्वेंट रख ही नहीं सकते। हमें जो ऑप्शन दी गई है उसमें ये ऑप्शन दी गई है कि आप अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पिम्स में नहीं रहोगे, आपको पिम्स से बाहर भेजा जाएगा। अब हम एम्प्लॉइज ही पिम्स के हैं, हमारा कोई और डिपार्टमेंट नहीं है और कहते हैं फिर पिम्स में आप लोग डिपोटेशन पे आएंगे। तो हमें ये समझ नहीं आती कि डिपोटेशन पे अपने पिम्स में डिपोटेशन पे हम कैसे आएंगे। इन अदर वर्ड्स ये है कि हम सरप्लस पुल में जाएंगे, जिन लोगों को हुकूमत चाहती है तो फिर उनको पिम्स में डिपोटेशन पे लेके आएंगी, लेकिन डिपोटेशन में हमें कोई राइट्स नहीं मिल सकते। लिहाजा हमारा ये डिमांड है कि अगर निजकारी नहीं करनी और आपने रिफॉर्म्स करने हैं तो फिर हम रिफॉर्म्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि आइडियल सिस्टम में हम बैठे हुए हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पे खामियां हैं वो दूर की जाए, ना कि ये। लेकिन डॉक्टर मुझे ये बताएं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये क्लियरली बोला कि ये निजकारी नहीं है, ये सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं और बोर्ड लाकर बिठा रहे हैं ताकि बेहतर डिसीजन हो सके, गरीबों को बेहतर फैसिलिटीज मिल सके एंड ऑल्सो फ्री इलाज की सहूलत को उन्होंने थोड़ा सा कनेक्ट किया इंश्योरेंस कार्ड के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्री इलाज भी होगा। तो क्या ये रिफॉर्म्स नहीं है आपकी नजर में? आपकी नजर में MTI एक्ट क्यों नहीं होना चाहिए नाफिज, जो कि हो चुका है? अब मैं बताता हूं आपको, ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल है। जब इसको बॉडी कारपोरेट में कन्वर्ट करोगे तो ये गवर्नमेंट की तहवील से लाके आप 4 बंदे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आप एक इदारे पे बैठाएंगे तो वो प्राइवेट ही कहलाएगा और वो इसी तरह चलेगा जिस तरह कारपोरेट बॉडीज होती हैं। हमारा स्टैंस ये है कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जो आप ऑटोनॉमी है वो पिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी दे दें, आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें, हमारे मसाइल हमारे दहलीज पे ही हल हों। ठीक है। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली, मैं एक चीज ऐड कर दूं कि इस वक्त जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनमें PTI के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर डॉक्टर हमयून साहब, उसको उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन ने क्या ये बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से BOG में भी मेंबर्स डाले जा रहे हैं और आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। आज आप एहतजाज भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट के सामने भी जाना है, तो क्या इरादे हैं, क्या प्लान्स हैं? आज भी ना बात माने की, मुज़ाकरात भी कामयाब ना हुए तो क्या करेंगे? देखें, हम तो अपना एक आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटेस्ट का। हुकूमत का काम है कि ये गरीब, ये सिर्फ एम्प्लॉइज का इशू नहीं है, ये तो बेसिकली 10,000 वो मरीज जो पिम्स में आते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता और यहाँ पे से फ्री ट्रीटमेंट लेते हैं, ये उनका भी इशू है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को हमारे दूसरी बात ये, हम कोरोना में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी थी हुकूमत को कि रिफॉर्म्स के नाम पे कोरोना के दौरान जो सीरियस क्राइसिस है ये ऑर्डिनेंस लाने की? अगर वाकई हुकूमत सीरियस है तो हम श्योरिटी दे रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं हमारे साथ बैठ के, लेकिन मुज़ाकरात हों। ठीक है, एमिकेबली डिसाइड होना चाहिए, मुज़ाकरात कामयाब हों तभी कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असफंद यार, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ गुफ्तगू किया आपने। रिजर्वेशंस हैं जी डॉक्टर्स को, बात तो ठीक है अबूजर, जब तक आप मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाकर कुछ समझेंगे नहीं, कुछ समझाएंगे नहीं, मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा और ऑर्डिनेंस से लाना या उसके ऊपर अमल दरामद कर देना ये कोई इतना पसंदीदा जमहूरी अमल नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ ऑर्डर। आप किसी से पूछ नहीं रहे, किसी से कुछ डेमोक्रेसी है उसको किस तरह से लेकर चलना है। आई थिंक PTI को ये रियलाइज करना बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 31 दिसंबर हमेशा ये गुजरता है कि आप सोचते रहें कि 2020 में या इस साल में क्या क्या हुआ, और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमने कोशिश की कि हम आपके लिए निकालें। मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इसमें अभी जो एक मेरा बड़ा फेवरेट ये रहता है और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि लोग गूगल पर क्या सर्च करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जब कोरोना के दिन थे तो लोग ज़्यादातर घर पे थे, ऑनलाइन ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ की। तो इस साल 2020 का जो गुजरा है, सबसे ज़्यादा फेवरेट शख्सियत या फिर इंटरेस्टिंग शख्सियत या फिर जो भी वजह है उनकी, वो क्यों इसको ज़्यादा सर्च करते रहे, लोगों की जो थी ज़्यादा सर्च पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, तो मारवी सरमद साहिबा जो हैं उनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। हाँ, और उनके बहुत से इश्यूज भी आए थे, आपको याद है खलील रहमान कमर साहब के साथ उनकी जब एक लड़ाई हुई, मेरे ख्याल तभी से ज़्यादा लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद अदाकारा उज़मा खान को सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च किया गया, और वो इस साल मई और जून में जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही, और ये वही स्कैंडल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में आप सोचिए, कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तानी जो हैं वो गूगल सर्च 2020 में जो 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं वो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन। और मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी एक्टिविटी होती है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अलावा डिस्कशन में आते हैं तो बात होती है अमेरिका की। तो अमेरिका पाकिस्तान में चूँकि इन्फ्लुएंशियल मुल्क है पूरी दुनिया का, तो वहाँ पर सदर कौन आने वाला था उसकी रिसर्च हुई, जो बाइडन का जो बैकग्राउंड देखा गया, सदर भी बन गए होते हैं, लोगों ने तज्जिये करने होते हैं, कौन था, क्या करते रहे, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो नए अमेरिकी सदर को जी खूब सर्च किया गया। उसके बाद जो अगर अमेरिकी सदर के बारे में बात की जाए तो फिर अब वो चूँकि जनवरी में ओहदा भी संभालेंगे बाकायदा तौर पर। फिर अलीज़ा शाह हैं, साहब नहीं हैं, साहिबा हैं, अदाकारा अलीज़ा शाह। लगभग पूरे साल ही गूगल पर लोगों ने उनके सर्च किया है और उनके बारे में जानने की कोशिश की है। शी इज़ अ वेरी प्रिटी एक्ट्रेस, और उनका एक ड्रामा जो अभी हम स्क्रीन पर उनकी पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, जिसमें वो आई हैं, और बड़ा अहद वफा के नाम से ये ड्रामा था, बड़ा हिट भी हुआ था, और उस पर लोगों ने इनको बड़ा सर्च किया। फिर जी उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्च की गई गूगल पर हरीम शाह, टिकटॉक फेम, या हरीम शाह जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए खासी तवज्जो का मरकज़ रही, और उनको जो है वो गूगल पर सर्च किया गया। बहुत ज़्यादा उनके तनाज़ात भी आए, और उस तरह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली। बिल्कुल। उसके बाद मिनाहिल मलिक हैं, ये भी एक मकबूल टिकटॉक स्टार हैं जिनको सर्च किया गया। फिर इसके बाद फलक शब्बीर हैं, पाकिस्तानी फेमस गुलकार फलक शब्बीर को भी गूगल पर सर्च किया गया। सारा अली खान के साथ शादी हुई, और सारा अली जो है वो शी इज सच अ प्रिटी डॉल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कि जब उनकी शादी हुई तो सब लोगों ने ऑनलाइन उस शादी को बहुत एंजॉय किया। एंड देन फलक शब्बीर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छे सिंगर हैं। जब इनकी शादी हुई ना सारा से, तो मैंने फिर जाके फलक शब्बीर को देखा, क्योंकि ये किसने शादी की है सारा से वो जानने के लिए। हाँ, तो गूगल देखा ना, आप जैसे लोग जो हैं वो गूगल पर फिर ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। हाँ, फिर उसके साथ जी आसिम अजहर साहब को सबसे ज़्यादा गूगल सर्च किया गया, और उनका भी एक बड़ा फेमस स्कैंडल जो है वो आया था। स्कैंडल नहीं आया था, इट वाज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। हानिया आमिर के साथ कुछ लोग उनको एसोसिएट करते थे, और वो खुद भी बहुत दफ़ा कन्फेस कर चुके थे। एंड देन दिस सॉर्ट ऑफ पार्ट वेज, और वो अलग हो गए, या पता नहीं कहना चाहिए हुए या नहीं हुए, बट इस तरह की चीज़ें जब मंजर आम पर आई तो लोगों ने फिर गूगल करना शुरू कर दिया, और बड़ी कौन है ये जिसको परेशान है। नहीं, एवरीबॉडी न्यू हु इज आसिम अजहर एंड एवरीबॉडी न्यू हु इज हानिया आमिर, लेकिन वो ब्रेकअप स्टोरी जब उन्होंने सर्च नाम लिखते हैं ना आसिम अजहर, तो फिर उसके बारे में स्टोरी पढ़ते हैं कि ऐसा बेचारे के साथ क्या हुआ। फिर उनका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था ना, हम तुम, जो गाना था वो काफ़ी वायरल हुआ था, बड़ा पसंद किया गया था। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि पाकिस्तान में क्या सर्च किया गया, और मेरे ख्याल में वैसे ये नंबर 1 पे जाना चाहिए था, लेकिन खैर नंबरिंग में ये थोड़ा नीचे है। एजरा बेल्जिक जो कि एक टर्की स्टार हैं, अर्तुगरुल गाजी की फेमस ड्रामा पाकिस्तान में जो हुआ है, पाकिस्तान में ये टॉप पे सर्च किया गया ड्रामा तो है अर्तुगरुल गाजी, और उसमें हलीमा सुल्तान का जो मरकजी किरदार अदा किया था इन्होंने, उनको भी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया। उसके बाद सारा खान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सर्च की गई, गूगल पर तवज्जो का मरकज़ रही। लोग शादी की तस्वीर देख रहे थे, और अपनी पूरी शादी में वो मुसलसल हंस रही थी, एंड शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। शी इज़ माय फेवरेट बाय द वे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वो प्यारी लगती हैं, बड़ी डिसेंट। मैंने भी तो उन्हीं की वजह से जाके उनको देखा था ना, किससे शादी की है। आपकी पसंद और तरह की, मेरी और तरह की। एनीवेज 2020 जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को देख रहे हैं,
बहुत से दुख तकलीफ़ें भी देकर गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी देकर गया जहां हम लोग बड़ा अपसेट भी रहे, बहुत सी चीज़ों के हवाले से डाउन हो गए, लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, मोटिवेशन ख़त्म हो गई, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, सैलरी कट लगा, लोगों का जरिया माश जो है वो डाउन हो गया, कारोबार डाउन हो गए, लॉकडाउन की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर की इकोनॉमी मुतासर हुई और बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। ऐसे में मोटिवेशन कहाँ से लाएं? ऐसे में कैसे सोचें कि हमने अपने लिए कुछ बेहतर करना है, उम्मीद का दामन पकड़ना है, एग्जैक्टली एक नया आगाज करना है। इस मोटिवेशन की मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चूंकि आज साल का आखिरी दिन है, आज जो पिछले साल में हुआ बुरा उसको आप भूलिए, उसको पीछे रखकर आगे निकलिए। एक साल आगे पड़ा है, ज़िंदगी आगे पड़ी है, उसके लिए कोशिश कीजिए कि बेहतर हो। ये तमाम बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं जब नया साल हो, उसका आगाज़ हो। तो हम आज हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर बड़े सीनियर स्कॉलर हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि हम अगला साल अब किस तरह से सोच के रखें और क्या आगे निकलने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, और पिछले साल की जो तल्ख यादें उन्हें कैसे भूलना होता है इंसान ने, उनसे हम बात करते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब वक्त देने के लिए। बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप। कोई एक ऐसा सेंटेंस ही होता है जो किसी के दिल को छू जाए और फिर वो मोटिवेशन पकड़ लेता है, उम्मीद पकड़ लेता है और अपना एनर्जी बूस्ट अप कर लेता है टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो सर कुछ ऐसी ही बात बताइए। आज 2020 का इख्तिताम है और नया साल शुरू होने जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है लोग मोटिवेशन के साथ नया साल शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो हमने वक्त की तकसीम की है ना कि एक साल खत्म हो गया और दूसरा साल शुरू हो गया, तो एक आर्बिट्रेरी अपनी सहूलत के लिए हमने तकसीम की हुई है ना, वरना जो वक्त का समंदर है उसमें इस तरह से सेगमेंट थोड़ी बड़े बने हुए हैं कि ये अब 2020 शुरू हो गया तो अब एक नया, ये तो हर दिन पिछले एक जब दिन गुजर जाता है तो फिर जिंदगी रवा दवा रहती है और अगला दिन शुरू हो जाता है। तो एक रस्म के तौर पर, एक फेस्टिविटी के तौर पर तो ये तो बड़ा अच्छा है कि हमें एक दूसरे को नए साल पर मुबारकबाद भी देनी चाहिए और उसको यादा भी करना चाहिए। लेकिन वैसे जहां तक जिंदगी का ताल्लुक है तो जिंदगी में तो हर रोज जब रात को हम बिस्तर पर सोने लगे तो हमें पिछले दिन की रिफ्लेक्शन करनी चाहिए, एहतसाब करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारा आज का दिन कैसे गुजरा। इस सिलसिले में जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं वो इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड। बिल्कुल ठीक। और उसका आसान तरीका यह है कि जब हम रात को बिस्तर पर सोएं तो खुद से 4-5 सवालात पूछें। एक सवाल ये पूछें कि आज सारे दिन में जो मैंने कुछ किया क्या मैं उससे मुतमईन हूं, मेरे साथ ताल्लुक में जो और लोग आए मेरा क्या ख्याल है कि मेरे इस ताल्लुक की वजह से वो मुतमईन होंगे, क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि जो कुछ मैंने किया उसमें कुछ गलतियां थी, बिल्कुल, क्या कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत अच्छा था। क्योंकि अपने आप को अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है, अपनी अच्छी बातों पर एडमायर करना भी जरूरी है। और अगर ये दिन मुझे कल मिले और इसी तरह के हालात हों तो क्या मैं इसी तरह से बिहेव करूंगा या इससे बेहतर बिहेव करूंगा। ये एक्सरसाइज हर रोज रात को करनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा करने से हमारा आने वाला दिन गुज़िश्ता दिन से बेहतर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जिसका आने वाला दिन गुज़िश्ता दिन से बेहतर नहीं है तो समझो वो हलाक होने का मतलब, ये नबी पाक से उनका फरमान है, हलाक होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली खत्म हो गया, वो इमोशनली स्पिरिचुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कि उसने अपने आप को पास्ट के साथ इंटेंगल किया हुआ है। बिल्कुल। जैसा मेरा, मैं बात थोड़ी सी खत्म कर लूं, जैसे 31 दिसंबर मेरा था, अगर मेरा 1 जनवरी भी वैसा है तो इसका मतलब है मैं 1 जनवरी में तो मैंने कदम ही नहीं रखा, मैं अभी तक 31 जनवरी की खुंडी यानी उसके साथ अड़ा हुआ हूं। तो इसलिए मेरा तो पैगाम यह है कि हम सारे रोज के हिसाब, साल तो बहुत वक्त होता है, साल के हिसाब से अपना एहतसाब ना करें, हम रोज के हिसाब से। जबरदस्त बात है डॉक्टर साहब, रोजाना के बुनियाद पर अगर एहतसाब करेंगे तो हर आइंदा आने वाला दिन या आइंदा आने वाला साल और जितनी ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतर हो सकती है। बड़ी ज़बरदस्त आपने विद एग्जांपल बात की है। लेकिन डॉक्टर साहब अब अगर खुसूसन हम इस साल का जिक्र करें, इस साल कोविड की वजह से पूरी दुनिया बड़ी शदीद मुतासिर हुई, इकनॉमिकली डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आया, ग्रेट डिप्रेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे कि क्या इकॉनमी वाइज आपके घरेलू हालात, आपकी साइकोलॉजिकली, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तमाम मुतासिर हुई। अब हमने अगर रीगैदर करना है अपने आप को, दोबारा से एक मोटिवेशन लेके आनी है कि कोई बात नहीं, मेरी जॉब चलेगी, कोई बात नहीं, मेरी फैमिली मुतासिर हुई, मेरी हेल्थ मुतासिर हुई,
क्या करना है आइंदा आने वाले साल में ऐसा कि हम अपने आप को इस सोच से बाहर निकालकर बेहतरी की तरफ जाएं? देखिए, इसका ताल्लुक यह है कि हमारा पैराडाइम या हमारा सोचने इजाविया निगाह क्या है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि कोरोना की वजह से उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश कर लिया। यहां एक साहब थे जिनका छोटा सा एक बर्गर की वो चलती नहीं थी। जो ही कोरोना आया उन्होंने घर में सप्लाई करनी शुरू कर दी और ऑनलाइन अपने ऑर्डर लेना शुरू कर दिए और उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा फ्लरिश कर लिया। एक और दोस्त थे जिनका एक बच्चों के कपड़ों का कारोबार था, उनको दुकान का किराया देना पड़ता था, उन्हें मुलाजिम रखने पड़ते थे, बिजली का बिल देना पड़ता था। उन्होंने अपने घर में स्टोर बनाकर ऑनलाइन उसको बेचना शुरू कर दिया और उनका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर गया। इसमें कोई शक नहीं कि जब हमें प्रॉब्लम होता है, हमें तकलीफ आती है, तो हमारा चलता हुआ निजाम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जो जिंदा कौमें होती हैं और जो जिंदा मुआशरे होते हैं और जो जिंदा इंसान होते हैं, वो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कोरोना से पूरा निजाम उलट पुलट हो गया है। लेकिन हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें बहुत से नए इम्कानात, बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत से डिफरेंट स्टाइल्स जिंदगी गुजारने के मिल जाएंगे जो हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और ये आपने बड़ी खूबसूरती से मोल्ड कर दिया कि अगर आप डिप्रेस हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, डाउन हैं, तो लुक टुवर्ड्स द पीपल जिन्होंने इस एंजाइटी से बाहर निकलकर बहुत अच्छी चीज़ें अचीव की और एग्जाम्पल्स ऐसी हमारी सोसाइटी में मौजूद है। पर हम क्या करें, ह्यूमन नेचर है ना, हम अपने ही जैसे लोगों को देखते हैं, हम दुखी लोगों को ही देखते हैं, हम ऐसे ही देखते हैं यार वो हो गया, हम तो कभी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दिस। और हमारी यूथ का ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। यूथ को कैसे आप समझते हैं कि हम ट्रैक पर लेकर आएं, ये बात समझाएं कि क्रिएटिव हो जाएं, रिस्क टेकर हो जाएं, इनोवेटिव हो जाएं, कुछ ना कुछ करते रहें, अल्लाह ताला जरूर मदद करता है। जी बिल्कुल। तो मेरा तो ये ख्याल है, मुझे तो अपनी यूथ से बहुत ज्यादा उम्मीद है। अभी आप देखिए ना कि जितने भी मैं भावलपुर में रहता हूं, जितने भी नए बिजनेस शुरू हुए हैं वो सारे बहुत यंग लड़के और लड़कियां चला रहे हैं। अभी मेरे पास मैं अभी क्लिनिक में बैठा हूं, अभी एक लड़की आई थी, तो वो लड़की यहाँ भावलपुर के अंदर उस कोरोना से पहले भी वो एक फोटोग्राफर है, उसकी 20-22 साल उम्र है, तो उसने ये स्किल सीखी है। तो अब वो जब शादियां होती हैं तो चूंकि खवातीन वाले शोबे के अंदर लोग प्रेफर करते हैं कि वो लड़कियां जाके फोटो, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास यहाँ बैठी हुई थी, तो बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गई है। तो जो यंग हमारे बच्चे सुन रहे हैं, तो बेटा आपको तो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, आपके पास तो अभी ताकत मौजूद है, आप खुद सोचकर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई मुरवजा कारोबार करें, जरूरी नहीं कि आप नौकरी के पीछे भागिए, आप खुद सोचकर ऐसा कोई नया काम सोचिए। और एक बात मैं आपको और मशवरा दूंगा कि टीम बनाइए। इंडिविजुअल जो है वो थक सकता है, डीमोटिवेट हो सकता है, मगर अच्छे दोस्त 4-5 मिलकर अगर एक ग्रुप बना लें तो बहुत जबरदस्त एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है और यही इसका मकसद है कि बेसिकली एक्सेप्टेबिलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, हालात से तभी बंदा सीखता है। एक्सेप्टेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और आपकी बात बड़ी जबरदस्त होती है कि आप एक्सेप्ट करें लोगों को, टॉलरेट करें लोगों को, बर्दाश्त करें लोगों को। आप ये कहते हैं कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, ये बात बड़ी गलत है, बर्दाश्त करनी चाहिए, गलत बात ही तो गलत बात बर्दाश्त होती है। तो इस पर बताएंगे कि हमारे नौजवानों के लिए कोई बात, कोई मैसेज कि आइंदा आने वाले दिनों में इस बात को भी सीखें? देखिए, मैं नौजवान बड़ा कुछ कोई भी हो, वो एक हिंदुस्तान का एक गाना है, वैसे जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी सी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। तो अच्छी बात सीखने के लिए, हाँ, अच्छी बात सीखने के लिए किसी उम्र की कैद नहीं है। मेरी उम्र में भी किसी को अच्छी बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। वो सिंपल सी बात यह है कि हम अपने इर्द गिर्द की चीजों को ग्रो करने को तरक्की कहते हैं। यानी मेरी गाड़ी बड़ी हो जाए, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरी आमदनी बड़ी हो जाए, लेकिन असल ग्रोथ यह है कि मेरे अंदर सलाहियतें बढ़ जाए, मेरे अंदर इंटेलेक्ट बढ़ जाए, मेरे अंदर इमोशनैलिटी बढ़ जाए। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि हमें हर वक्त ये सोचते रहना चाहिए कि जो कुछ मैं कल था, मैं आज सिफात के हिसाब से पहले से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे अंदर टॉलरेंस बेहतर आई कि नहीं आई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख हो जाए तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मगर आपके अंदर दयानत आ जाए, सच्चाई आ जाए, ईमानदारी आ जाए, रिश्तों को निभाना आ जाए, दूसरों को बर्दाश्त करना आ जाए, दूसरों को माफ करना आ जाए, तो आप देखिएगा कि इससे आपकी जिंदगी खुशगवार होगी और अल्टीमेटली आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे। ये जितनी फाइनेंशियल ग्रोथ है, इसका ताल्लुक भी आपकी जाती सिफात की क्वालिटी से है।
ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और बड़ी ज़बरदस्त बातें की आपने, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आई होप कि आपकी इन बातों से, जहां मैंने और अबूजर ने कुछ ना कुछ एक पॉइंट क्लिक करके वी स्टार्टेड थिंकिंग अपॉन इट, बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी ये ज़रूर मोटिवेशन पकड़ी हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और एक बात आपकी बहुत ज़बरदस्त, जिसको मैं बाकायदा करूँगी, कि हर दिन अपना एहतसाब करना चाहिए, और आप अपने बारे में और अपने बिहेवियर्स के बारे में, गुड और बैड, मैं ये नहीं कह रही कि अपने कीड़े ही निकालें, जैसे उन्होंने भी कहा कि अपनी तारीफ भी करनी चाहिए। अपने आप को जब देखना शुरू करेंगे ना, तो बाकी सारी चीजें धुंधली हो जाएंगी एंड यू विल बी ऑन द ट्रैक जहां आप जाना चाहते हैं। रोजाना की बुनियाद पर बेहतरी लेके आइएगा तो एक बेहतर जिंदगी इंशाल्लाह आप सबकी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। तलख था ये साल 2020, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए, जहां बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। और मुझे लगता है कि ये साल इसलिए भी ज़्यादा टफर था। हर साल के एंड पर इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन चूंकि कोविड वाज अ न्यू थिंग और लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे मुतासर हुए पूरी दुनिया में, उसकी वजह से ये साल कुछ ज़्यादा ही डिस्कस भी हुआ और तलख भी रहा। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर खासकर बात की जाए तो 2020 में कोरोना वायरस मईशत समेत दीगर शोबों के लिए मौलिक साबित हुआ। सनतें, कारोबार की बंदिशों से हज़ारों अफराद बेरोजगार हुए, गुर्बत में भी इजाफा हुआ, जबकि एक अरसे तक सियासी सरगर्मियाँ भी मांद पड़ गईं। लेकिन हालात में बेहतरी आते ही सियासी सरगर्मियाँ एक बार फिर देखने में आईं और कई तनाज़ात ने भी इस हवाले से जन्म लिया, क्योंकि जैसी ही सियासत शुरू हुई तो फिर उस पर डिस्कशंस, फिर PDM, फिर तहरीक, और ओवरऑल देखा कि डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की सियासत में एक नई जदोजहद भी देखी गई है कि एक बार दोबारा शुरू हुई है। देन लेट्स रिमाइंड यू कि 2020 में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से ये साल कैसा रहा, कब सरगर्मियाँ जब मांद पड़ गई थी तब क्या हुआ, फिर उसके बाद तारीख की एक APC हुई और फिर PDM भी बना, ऑपोजिशन, हुकूमत, तनाज़ात, तनकीद, ये पूरा सिलसिला, ये पूरा साल जो है वो चलता रहा। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद होंगी और उनसे हम जानेंगे सियासी तनाज़ात और स्कैंडल्स के हवाले से, ख़ास तौर पर जब कोरोना के हवाले से हम बात करें तो लॉकडाउन, कराची में बारिश, फिर उसके बाद जिस तरह से जो सूरत हाल रही, इन मामलात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ात सामने आते रहे, फिर अपोजिशन इत्तेहाद की जो हमने बात की, APC के बाद जो PDM बना, उस हवाले से बहुत एक्टिविटीज़ जो है उस पूरा साल देखने में। और इसके साथ साथ हमने देखा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मजीद तलखी बढ़ गई, मजीद दरारें बढ़ गई। फिर हुकूमत ने PDM के जलसों को रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे भी आजमाए और ये भी ज़ेर बहस रहा। अपोजिशन ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, पूरा साल यही चलता रहा और इसके बाद इस मुल्क में सियासी अफरा तफरी भी देखने में आई। अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी थी कि PDM ने हुकूमत को जाली भी कहा, सिलेक्टेड भी कहा और इसको घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान भी किया है। बिल्कुल, नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक तो आज हम आपकी मेमोरी लेन में जाएंगे और माशाल्लाह आपका हाफजा काफ़ी तेज़ है। आपसे जब भी बात हो ऑन एयर ऑफ एयर तो आपके रेफरेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि अक्सर मैं भी सरप्राइज होती हूँ। सो मेमोरी लेन डाउन 2020 पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से आप इस साल को कैसे देखते हैं? 2020 ओके, द वन दैट्स गॉन बाय। अच्छा, ये इसमें जाहिर है कि अनयूजुअल डेवलपमेंट। एको को बंद करवाइए प्लीज। ठीक है, ये जी मैम आप बोलिए। जी इसमें अनयूजुअल डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ये कि तमाम जो जमातें थी बहुत सालों के बाद हमने देखा कि एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो गई। दूसरा ये कि और ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये साथ खड़ी होंगी और 4-5 महीने तक खड़ी रहेंगी। एक तो ये ऑपोजिशन के हवाले से वी कैन टॉक अबाउट इट कि आगे जाके ये क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जहां उनका फोकस रहा कि बेहतरी लेके आए लोगों के लिए, लेकिन साथ साथ उनका आई वुड से कि उनका बहुत ज्यादा जाती तौर पे उन्होंने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल किया चोर चोर कहने के लिए, जो कि जिसकी जरूरत हमें लगता नहीं थी। उससे फायदा नहीं नुकसान हुआ, क्योंकि अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो आप इदारों को मजबूत करें और आपका जो ओहदा है, जो आपकी पोजीशन है, उससे आप अपना रिफॉर्म कहें और करवाएं। मेहनत करते रहे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये जो उन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल अपना इसमें लगाया है, ये बातें करके, तो उससे मेरा ख्याल है कि फायदा नहीं हुआ। हुकूमत ने अपने लिए मुश्किलात
बढ़ाई हैं। एक तरफ ये अप्रोच है, दूसरी तरफ जाहिर है आपने देखा कि जो मसाइल थे, बेसिकली जो चीजें थी आटा चीनी वगैरह जो रूटीन में ऊपर नीचे होती थी, इस मर्तबा ऑयल का भी गैस का भी एक क्राइसिस नुमा सिचुएशन हुई। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर का ओवर फोकस जाती तौर पे, आई एम नॉट सेइंग अकाउंटेबिलिटी में फोकस ना हो, लेकिन जाती तौर पे उन्होंने जो किया, और साथ फिर इनकॉम्पिटेंस जो हमने देखी। और मेरा ख्याल है कि साल के आखिर में भी लोग कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मीन्स वेल, लेकिन सवाल यह है कि जो उसमें आप क्या जो आप तमाम कर सकते थे। और फिर आई कांट से दिस इनफ के प्राइम मिनिस्टर ने जो ये डिसाइड किया है कि वो जाती तौर पे ये चोर चोर की रट लगाएंगे, उससे अगर मेरा ख्याल है पूछें हुकूमत का कोई आपके पास आए तो उनसे पूछें कि इससे क्या अकाउंटेबिलिटी बेहतर हुई या कोई आगे बड़ी जबरदस्त बात की आपने मैडम, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन क्या फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए, ये भी दोबारा रिफ्लेक्ट करना होगा। और फिर इमरान खान साहब का स्पेसिफिकली जो अंदाज था, इसके अलावा आपने आटा चीनी का जिक्र किया, स्कैंडल्स का जिक्र किया आपने। आपके ख्याल में इस साल जो स्कैंडल्स तो हर दफ़ा आते हैं, मामलात आते हैं, वसाइल आते हैं, लेकिन जो हैंडलिंग है वो गवर्नमेंट की आपने कैसे देखी? आटा चीनी स्कैंडल्स को अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, जो हैंडलिंग है गवर्नमेंट की, यानी कि जहां तक चीनी का ताल्लुक है, उसमें जो सब्सिडी का मसला उठा और जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब आगे पहले भी होता रहे, लेकिन इस नौयत का नहीं हुआ। वो एक तो स्कैंडल बना, लेकिन उससे भी बढ़ के जो मिसमैनेजमेंट है, वो लोग जो बैठे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन इश्यूज पे, उनको कितना मालूम था, कितने बेहतर तरीके से इनको हैंडल करना चाहिए था। हमारे प्रोग्राम में कल या परसों एक साहब फरूख सलीम साहब, उनका नाम लेती हूँ मैं, उन्होंने कहा जी आप चीनी की इंपोर्ट को खोलें और सब्सिडी खत्म करें, आप देखें चीनी किस तरह सस्ती नहीं होती। सो दीज थिंग्स। अब तेल पे हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के कहने पे जो एक इंक्वायरी करवाई तेल पर, उसकी आपके सामने रिपोर्ट है, उसमें वो खुद लिखते हैं कि कहाँ का प्रॉब्लम हुआ, जो ऑयल कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, जो ओगरा था उसने क्या किया, रेगुलेटरी। तो ये सारे मसले मसाइल हमने देखा कि ज्यादा गैस का देख लीजिएगा कि नदीम बाबर साहब ने क्या कहा था वो प्रोग्राम में, दुनिया के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी क्या जरूरत है, आप कह रहे हैं जब शायद खान नवासी ने कहा शॉर्टेज होगा, उन्होंने कहा कौन सा शॉर्टेज होगा, आपको मालूम नहीं है कि ये जितना मैंने मंगवाया कोई अमाउंट दिया, उन्होंने कहा वो इस्तेमाल हुआ है और इट वाज इनफ। तो उनके अल्फाज थे कि मैं मंगवाऊं तो क्या हवा में उड़ा दूं गैस? हवा में गैस तो नहीं उड़ानी, लेकिन हवा में लोग इस वक्त उड़ रहे हैं परेशानी से, क्योंकि गैस का शॉर्टेज हो रहा है। तो मेरा ख्याल इस तरह की चीजें जो है वो उस पे फोकस करने की जरूरत है इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। अच्छा नसीम ज़रा साहिबा, चूंकि हम 2020 में हुकूमत की कारकर्दगी को भी एनालाइज कर रहे हैं, ऑपोजिशन को भी देख रहे हैं और स्कैंडल्स का जिक्र आ रहे हैं, तो एक बड़ा डिफरेंट स्कैंडल सामने आया है। खतरनाक और अफसोसनाक हादसे के बाद जो PIA तैयारा हादसा हुआ था, उसके बाद जो PIA पायलट्स के हवाले से एक स्कैंडल आया और पूरा PIA को डिस्कस किया गया। उसको आप किस तरह से देखती हैं? आपको लगता है कि मिस हैंडल हुआ 2020 में, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना ये पूरा स्कैंडल? हैंडल नहीं हुआ, ये बहुत बहुत बड़ा डिजास्टर था, वो मिस हैंडल नहीं हुआ, इट वाज अ डिजास्टर। आपको मालूम है, और मैं चूंकि मेरा ताल्लुक है फ्रॉम अ फैमिली जिसमें पायलट भी हैं, जी। तो मैं ये इसको देखती रही हूँ बड़ी करीब से। बात ये है कि मुझे ये बताया गया कि PIA से भी ज्यादा खराब, यानी कि थकी हुई एयरलाइंस हैं जो अभी भी जाके यूरोपियन यूनियन मुमालिक में लैंड करती हैं। हमारे मिनिस्टर साहब ने इतना गलत, आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर, और हमने उस वक्त भी ये कहा था, और उसमें पता ये चला कि जी ये काबीना में भी कहा गया, मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर को भी लगा, और ये कि जी ये अच्छी बात है जो हुआ है, गड़बड़ हुई है, जो लाइसेंसेस वगैरह की बात कर दें जी पब्लिकली। ये कोई बात ही करने की पब्लिकली? अपने मुंह पे कालक मली हमने, और उसके बाद कालक तो चले धुल जाती है फौरन। आप देखिए PIA को जिस तरीके से हमें बैन किया, और मजे की बात देखें, इंसान रोए या हंसे, रोना ही चाहिए कि अभी थोड़े दिन पहले, कोई मेरे ख्याल हफ्ता भी नहीं हुआ, कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि आप देखिए 1-2 दिनों में जल्दी हमारा खुल जाएगी एयरलाइन की जो बैन है लैंडिंग का PIA का, वो खत्म हो जाएगा। और विदिन 24 आवर्स EU ने आके जी एक और लेविड अनदर बैन, उन्होंने कहा जी चलें 3 महीने तक और आपकी एयरलाइन बैन।
तो दिस वाज ग्रोस मिस हैंडलिंग। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि जो क्राइसिस ऐसी होती है उसमें जरा रिफ्लेक्ट तो करें। पीआईए की मिस हैंडलिंग विल गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट स्कैंडल्स। पीआईए के वैसे बुरे हाल थे और बद से बदतर। बिल्कुल सही। और नसीम ज़रा साहिबा, जब भी हम पीआईए का जिक्र करते हैं और तैयारे हादसे का जिक्र करते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो चलता है ना, क्या खोया क्या पाया 2020 में। तो हमने एक बड़ा अनमोल डायमंड खो दिया था इस तैयारे हादसे में। अंसार भाई, अंसार नफी साहब उस हादसे का शिकार हुए और एक बहुत बड़ा लॉस सहाफत की दुनिया को, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क को, बल्कि ओवरऑल इंतहाई शफीक इंसान। अब यकीन जानिए आज भी उनकी कमी बहुत महसूस होती है। बेशक, ये तो आप जितनी इस पे बात करें कम है। और ये सही बात तो ये, क्योंकि मैं तो बहुत करीब से उनके साथ काम करती थी, यानी कि रोजाना का घंटे 2 घंटे रिफ्लेक्ट करना, बात करना। ये एक तो वो इंसान इतने अच्छे थे, यानी कि इंसानियत उन पर जाके खत्म होती थी। हर किस्म का इंसान जो जाता था उनके पास, वो इतने प्यार से, तहम्मुल मिजाजी से और पूरा अपना दिलो दिमाग से उस अगले के साथ एंगेज करते थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उससे बढ़ के जो जब वो इस दुनिया से कूच कर गए, तो उस वक्त फिर हर कोने से सहाफत के पाकिस्तान में लोगों ने उनकी इतनी बातें बताई। तो पता ये चला कि वो बहुत, जैसे आपने कहा ना कि एक सहाफत ने अनमोल जो एक हीरा था वो खोया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र दे। और आपको पता है उनकी बेटी की शादी है इंशाल्लाह 2 रोज में, और वो जैसे हमारा अपना खानदान है वैसे सिटी न्यूज़ नेटवर्क उसमें इन्वॉल्व है। अल्लाह उनको भी, उनकी भी जिंदगी बेहतर करे। आमीन आमीन जी। तेरे साथ में जिन्हें हंसाया था, तेरी याद में वो आज रोते हैं। तुझे खो के हमने दोस्त ये जाना, कुछ लोग कितने खास होते हैं, कुछ लोग कितने खास होते हैं। नसीम ज़हरा, आपकी आंखों में आंसू, सीमल, हम लोग जैसे उनको याद कर रहे हैं। अंसार भाई की जो यादें हैं वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। आपका हमारा साथ उनके साथ जब था उम्रे का, अभी पिक्चर्स चल रही थी कुछ उम्रे की, यादगार दिन थे वो, बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ वक्त गुजरता था। हमने उम्रा इकट्ठा किया, बातें कटी, ऑफिस में बैठना, अपने बुज़ुर्ग की तरह, अपने बड़े की तरह उनसे मशवरे लेने, उनसे बातें सुननी आगे। लेकिन ये इंसान है, इंसान ने चले जाना है, लेकिन बात वही है कि वो दिलों में ज़िंदा रहें, ये उनकी अज़मत है। बेशक, और दिलों में तो वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये देखिए, कुछ ये भी एहसास होता है कि ये जिंदगी कितनी, जब हर जगह औलिया कहते हैं, कुरान में लिखा है, आइमा कहते हैं कि ये तो 2 लम्हे का नहीं पता। आपको मालूम है जब वो जा रहे थे, जिस दिन वो गए कराची, तो उससे पहले मेरी उनसे तफसील में बात हुई कुछ घंटों पहले, और वो फिर उनका जहाज से मुझे मैसेज भी मिला कि व्हेन वी आफ्टर द ब्रेक वील डू दिस। तो बस कुछ पता नहीं होता। मुझे याद है कि जब वो क्रैश हुआ तो मुझे मालूम था जाना है, तो मैंने इनको मोहसिन नकवी साहब को फ़ोन किया उसी को। तो मैंने कहा किधर है, इमीडिएटली मैंने पूछा किधर है ये अंसार साहब। तो उन्होंने, वो रो रहे थे, ही वाज क्राइंग ऑन द फोन। उन्होंने कहा वो उस फ्लाइट पे थे। तो बस ऐसे ही है। और लेकिन
जो अच्छी बात है, रिश्ते निभाना भी बहुत जरूरी है। जी, जी। और मैं कहूँगी जिस तरीके से सिटी न्यूज नेटवर्क ने, इन्होंने मोहसिन नकवी ने जैसे उनको बिल्कुल यानी कि जी, फैमिली खानदान हैं वो, थे, ये बिल्कुल। कहना कि खानदान की तरह दुरुस्त नहीं है, वो खानदान थे और रहेंगे, और अभी भी रिश्ता उनके साथ कायम रखा है जैसे सिटी न्यूज नेटवर्क ने। वो भी एक इंसानियत की बड़ी बात है। इंसान अच्छा इंसान रहे, ये तो आनी जानी है, ओहदे और चीजें और पैसे, ये वो तो असल बात है कि इंसान का इंसान से रिश्ता कैसे है। बिल्कुल, इंसान से रिश्ता कैसे है। और आप सोचिए कि आज भी उनको याद करके आंख अश्कबार हो रही है। मैं उनकी बेटी रुशबा का सोच रही हूँ जिसकी शादी है, एंड ही यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड जब वो बात किया करते थे, मुझे मिसालें दिया करते थे, समझाया करते थे। और जन्नतों से तो वो देख रहे होंगे, लेकिन जाहिर है उनकी कमी उनके घर वाले, हम लोग, ये मीडिया इंडस्ट्री कभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। बेशक बेशक, अल्लाह उनकी मकसद उनको दर्जात बुलंद करे। थैंक यू मैम। नसीम ज़हरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आई थिंक इसके बाद तो शायद और किसी और चीज़ पर बात नहीं हो सकती। अंसार साहब, और हर दिन हर चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी बात होती है, आपके रेफरेंसेस होते हैं। जैसे अभी नसीम ज़हरा साहिबा कह रही थी, आपको याद है अबू सर, जब व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे और ईद शो की रिकॉर्डिंग हो रही थी। ईद से 2 दिन पहले जब ये हादसा पेश आया और ईद शो की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है, बिकॉज अभी वो हमसे इन कांटेक्ट थे, ग्रुप में एक्टिव थे, जस्ट वेंट इन द प्लेन। एंड अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 2020 में जहान फ़ानी से रुखसत होने वाले बहुत से ऐसे लोग जिनका ताल्लुक सियासी, समाजी और मजहबी लिहाज से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था इस दुनिया में, वो हमसे बिछड़ गए। और उलमाए कराम का अगर नामवर मजहबी शख्सियात का जिक्र करें तो उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है जो इस दुनिया से चले गए 2020 में। 2020 के आगाज़ पर ही JUI के साबिक अमीर और शेखुल हदीस हज़रत अब्दुल्ला दरखास्ती के बड़े साहबजादे मौलाना फ़िदाउर रहमान दरखास्ती 1 जनवरी को ही इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। फिर 14 अप्रैल को मारूफ आलिम-ए-दीन पश्तो और उर्दू ज़बान के कदावर ख़तीब और मानसरा हज़ारा की पहचान मौलाना सैयद शाह अब्दुल अजीज़ भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। फिर 5 मई को लाहौर में मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना नईम आरिफ नूरी हलकते कल्ब बंद हो जाने की वजह से इस दुनिया से इंतकाल कर गए। जून का महीना उलमाए कराम के लिए खासा भारी साबित हुआ था। इस महीने में कई कदावर मजहबी शख्सियात दुनिया से रुखसत हुई। 20 जून को मुमताज़ आलिम-ए-दीन और जामिया बनूरिया कराची के सरबराह मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए, और वो भी एक अरसे से आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला थे। बिल्कुल। और 22 जून को मुमताज़ आलिम-ए-दीन अल्लामा तालिब हुसैन जोहरी इस दुनिया से चल बसे। उनका इंतकाल भी कराची में ही हुआ था। और फिर 23 जून को पीर अजीज़ुर रहमान हज़ारवी अल्लाह को प्यारे हो गए। 26 जून जमात इस्लामी के लिए एक बड़ा सदमा लेकर आया। साबिक अमीर सैयद मनवर हसन अलालत के बायस कराची में इंतकाल कर गए। उसके बाद इसी तरह से जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, मनवर हसन साहब का जिक्र किया है, फिर अलामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब भी हमें नहीं रहे, वो भी बहुत बड़ा सदमा था। फिर हाजी अब्दुल वहाब के करीबी दोस्त शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रहमान पेशावर में इंतकाल कर गए। और उनके बाद 19 नवंबर को अगर बात करें तो खालिम हुसैन रिजवी साहब लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी सियासी जमात जैसे हम जानते हैं तहरीक लब्बाइक ने 2018 से ऑनवर्ड्स किस तरह से पूरा एक मतलब उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, बड़ा डिफरेंट स्टाइल का उनका खिताब हुआ करता था, और उनके बड़े फॉलोअर थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी वो काफ़ी जो है वो उसमें एक्टिव रहते थे। फिर इसके साथ साथ नामवर ख़तीब और मौलाना सैयद अब्दुल अजीज़ शाह दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद तंसूरी और अलामा अरशद हसन साकिब जो हैं वो भी जो है वो उस तमाम उलमा में शामिल रहे हैं। जी। और इसके साथ साथ जहाँ पर उलमा हज़रात का हमने जिक्र किया जो कि हम में नहीं रहे, वहीं पर बहुत से ऐसे नामवर शख्सियात हैं जो कि इस साल हमारे से जुदा हो गई। साल 2020 में हर खास आम के लिए तकलीफ़ों नज़ीरों पर भरा साल रहा, क्योंकि कोरोना ने जहाँ हज़ारों लोगों की जानें ली, वहीं पर नागानी आफात और दिल के दौरों के बाइस अमवात का सिलसिला भी ना थम सका। और इस साल पाकिस्तानी और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बड़े नामवर अदाकार, गुलकार और इसके साथ साथ जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी हमें नहीं रहे। बिल्कुल, बहुत से सियासी लोग भी जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत से समाजी लोग भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और उलमाए कराम का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं और हमारी स्क्रीन पर मनाजिर भी चल रहे हैं कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को एक लंबी
पैरोकारी होती है, एक फॉलोइंग होती है, और उनके जाने का दुख जो है वो जाहिर है वो कमी तो महसूस की जाती है। इट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल जो भी उनके पैरोकार हैं, या जिस तरह से एक टीचर चले गए, एक उस्ताद चले गए, और उनके लिए वो तो मकाम ये रखते ही हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली जो स्टोरी जैसा कि आपने जिक्र किया उसकी तरफ भी आएंगे कि बहुत से अदाकार, बहुत से ऐसे नामवर शख्सियात जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उसमें ज़ारा आबिद जो हैं 22 मई को कराची में जो हादसा हुआ उसमें वो उस PIA हादसे में उस तैयारे में सवार थी वो, एंड शी couldn't make it, और उनकी लाश की शनाख्त भी नहीं हो सकी थी। और फिर इसके साथ साथ जो एक बहुत अनमोल हीरा हमने और 2020 में गवाया, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम, उनका खुदा हाफिज़ जो है वो हमने देखा और वो इस दुनिया से चले गए। तारिक अजीज़ साहब भी हमें नहीं रहे। फिर इसके अलावा मिर्ज़ा शाहिद सैयद साहब का हम जिक्र करेंगे, वो भी हमें नहीं रहे। पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों के सीनियर अदाकार थे वो। सबिया खानम साहिबा, पाकिस्तान की साबिका अदाकारा सबिया खानम 13 जून 2020 को अमेरिका में गुर्दे फेल होने के बायस इंतकाल कर गई। उसके बाद अगर हम जिक्र करें कॉमेडियन, मज़ाहिया अदाकार और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पूरी दुनिया में अमानुल्लाह साहब भी हमें नहीं रहे। मुल्क की शोबिज़ इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे वो कॉमेडियन। और इसके बाद अगर हम जिक्र करें अतर शाह खान साहब, वो भी हमें नहीं रहे, मरूफ अदाकार थे, मुमताज़ शायर, ड्रामा निगार, उनको भी दुनिया याद कर रही है। नामवर शायर प्रोफेसर अनायत अली खां, मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ ये शायर और उस्ताद प्रोफेसर अनायत अली खां भी अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। और इसके साथ साथ PTV के मशहूर ड्रामे गेस्ट हाउस में एक अहम किरदार अदा करने वाले तारिक मलिक भी 11 जून 2020 को हलकते कल्ब बंद होने की वजह से इस दुनिया से चले गए। और जैसा हमने जिक्र किया कि भारतीय अदाकार भी कुछ ऐसे नामवर जो इस दुनिया से गए, उनमें ऋषि कपूर जो 30 अप्रैल 2020 को कैंसर के बायस इंतकाल कर गए थे। और इसके बाद अगर हम जिक्र करें वाजिद खान का, वो भी एक बड़ा नाम थे। फिर अगर हम आलमी शोहरत याफ्ता जहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं अदाकारों का और उलमा हजरात का, वहीं पर सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनका भी अगर हम जिक्र करते हैं जो कि हमें नहीं रही। और उसमें हमारे जज साहिबान भी हैं, सियासतदान भी हैं, और इसके अलावा स्कॉलर्स भी हैं। तो उसमें अगर बड़ा नाम है जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम, मारूफ कानूनदान, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम 7 जनवरी साल के आगाज़ में इस साल 2020 को दुनिया से रुखसत कर गए। बिल्कुल। फिर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा नईमुल हक 2020 में इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बहुत करीबी दोस्त, बहुत अच्छे साथी, पॉलिटिकल सरगर्मियों में हमेशा उनके साथ साथ रहते थे, वो भी इस दुनिया से कूच कर गए। फिर साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, वो भी हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए 2 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल में। काफ़ी बीमार थे, ही वेंट ऑन वेंटिलेटर, ही कुडंट मेक इट, और वो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और इसके बाद जस्टिस वकार अहमद सेठ साहब का हम जिक्र करेंगे जो कि 12 नवंबर को इंतकाल कर गए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे जस्टिस वकार अहमद सेठ। कोरोना के बायस उनका इंतकाल हुआ। कोरोना ने बड़ी कीमती जानें लेनी इस साल। उनमें एक और जान अरशद मलिक साहब, साबिक एहतसाब अदालत थे, वो भी दुनिया में नहीं रहे। नवाज शरीफ के हवाले से जो केसेस थे उनमें उन्होंने सज़ाएँ जो हैं मुकर्रर की थी। फिर इसके बाद अगर हम जिक्र करें ताजुर रहनुमा सराज कासिम टेली साहब का, वो भी पाकिस्तान के बड़े मारूफ ताजिर, बड़ा ज़बरदस्त उनका नाम था, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाया जाए। दुबई में वो ज़ेर इलाज थे, वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। बिल्कुल। और अब सर आप सोचिए कि लिस्ट लंबी है, आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन वहीं पर कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि हमने अपने इर्द गिर्द बहुत से प्यारों को खो दिया, हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें जो हैं वो 2020 में खो दी। तो वो फिर जब हम कहते हैं कि तलख साल है तो वो कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ ट्रू फैक्ट। फिर हम बात करें पीपल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी, जो पीपल्स पार्टी कोयटा के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर भी थे, वो भी इसी साल इंतकाल कर गए। फिर सीनियर सियासतदान सेनेटर हासिल बजिंजो, बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान, नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर मीर हासिल खां बजिंजो जो हैं वो भी 20 अगस्त को इसी साल इंतकाल कर गए। और उनका भी फेफड़ों का प्रॉब्लम था और उसी आर्ज़ाए में वो मुब्तला भी थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी रहनुमा राशिद हुसैन रब्बानी साहब भी हमें नहीं रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी थे वो राशिद हुसैन साहब, और इसके साथ साथ 15 अक्टूबर को उनका इंतकाल हुआ है। फिर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी अहमद मुख्तार, जिनका ताल्लुक बड़े सीनियर सियासतदानों में जोड़ा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि उनकी एक मुदब्बर और एक बड़े बेहतरीन किरदार वाले चौधरी अहमद मुख्तार साहब का इंतकाल हुआ। वो भी बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किरदार अदा किया है।
पाकिस्तान की सियासत का अगर खुसूसी तौर पर जिक्र किया जाए? बिल्कुल, क्रिकेट की तरफ भी चलें और खेल की सरगर्मियों की तरफ भी चलें तो खेल की सरगर्मियां तो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई 2020 में, लेकिन एक मशहूर ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज, लेजेंड क्रिकेटर, पाकिस्तानियों के ये बड़े फेवरेट थे कमेंटर, एग्जैक्टली, डीन जोन्स जो है वो भी इंतकाल कर गए और इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री में वो मौजूद थे उस वक्त, और उससे पहले वो कोचिंग भी करते रहे हैं और हमारे जो PPSL है उसमें भी काफ़ी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। इस साल तो कराची किंग्स के साथ थे वो। बल्कि आपको उनकी वो वीडियो याद है जब पाकिस्तान में एक मैच था तो उन्होंने किस तरह से ग्राउंड के अंदर वो सफाई की और वो सफाई करके कूड़ेदान के अंदर जाकर उन्होंने सारा वो गार्बेज डाला। आज तक लोग उनको याद कर रहे हैं किस तरह। अच्छा, वो पाकिस्तान की टीम के लिए फेवरेट कोच भी कहा जाता था कि शायद कोच भी बन जाएंगे, लेकिन खैर उनका नहीं हो सका फाइनलाइजेशन। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कराची किंग्स के साथ वो मुंतकिल रहे हैं। उनका बड़ा ज़बरदस्त नाम है क्रिकेट में, लोग उनको याद भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे लोग अभी भी होंगे जिनका हम जिक्र नहीं कर पाए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट लोग, बड़े ज़बरदस्त लोग, बड़े बाकिरदार लोग जिनका इस दुनिया में बड़ा इन्फ्लुएंस था, लोगों में बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो हमें नहीं रहे हैं। लेकिन जो भी अब अपना अपना किरदार अदा कर दुनिया से जाता रहता है, बस हमारी कोशिश होनी चाहिए बेहतर मस्बत किरदार हो जो कि याद भी रखा जाए। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। जैसे हम 2020 का एक पूरा तज्जिया कर रहे हैं, एक पूरा सिनॉप्सिस मैं कहूँ अगर बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही 2020 में, जहाँ पर मुख्तलिफ शख्सियात ने अदालतों का सामना किया। ना सिर्फ सामना किया बल्कि बार बार पेशियों पर वो मौजूद रहे, गिरफ्तारियों में, मुकदमात के हवाले से। उसमें खिलाड़ी भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे। तो ऐसी भी एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है। क्या ख्याल है, वो भी बता दें? मेरे ख्याल एक ब्रेक लेते हैं, फिर उस लिस्ट के ऊपर भी आएंगे और देख लें। वैसे अगर आपको मैं चाह रही हूँ अभी बता दूं, हाँ लिस्ट चल रही है तो वो एक सिलसिला जो है वो चलता रहे। तो बेशतर सियासतदानों के लिए ये साल जो है वो कुछ अच्छा नहीं रहा, बहुत भारी रहा। उनके सियासत के सितारे नैब के ताबड़तोड़ हमलों के बायस अदालतों की राहदारियों में नजर आते हैं। एक लंबी जो कि इस दफा अदालतों का सामना करते रहे और शायद अगले आइंदा महीनों में भी यही मामला चलता रहेगा। रिसेंटली तो वो ख्वाजा आसिफ हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अयाज सादिक समेत मुतादिद दीगर रहनुमा भी थे जो कि अदालतों में नजर आए। एहतसाब अदालत ने राजा परवेज़ अशरफ को अलबत्ता गैप को गैर कानूनी भर्ती केस से बरी कर दिया, लेकिन वो भी कई साल से अदालतों का सामना करते रहे और केसेस के हवाले से वो पेश भी होते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ और साबिक PCB चेयरमैन नजम शेरी साहब की जानिब से इज़्ज़त दावा किया गया था लाहौर की मातहत अदालत में, वो भी ज़ेर इंतबा रहा है। बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक अपने भाई के हमरा पैरागॉन स्कैंडल में जमानत पर रिहा हुए, लेकिन एक अरसा वो जो है वो हिरासत में रहे। राना सनाउल्लाह आमदन से ज़ायद असासाजात केस अबूरी जमानत हुई, जबकि ऐसे ही केस में शहबाज शरीफ जुडिशल रिमांड पर हैं। फिर कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है कि साल 2020 में कोरोना के बायस अदालती सरगर्मियाँ मुतासर तो हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, अदाकार अली जफर, गुलकारा मीशा शफी, गुलकार मोहसिन अब्बास समेत अदाकारा मीरा को भी इस साल अदालतों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, अब ये जो आपने जिक्र किया अली जफर का, ये तो केस बड़ा ज़ेर बहस रहा है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इसकी बहुत बात हुई है और लोग इसका जिक्र करते रहे हैं। केस का फैसला आया, मीशा शफी थोड़ी अब लग रहा है कि वो गिल्टी होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए उनके और ऐसा कहा गया कि बाकायदा उन्होंने एक मुहिम चलवाई थी अली जफर के लिए। अली जफर इंटरनेशनली उनको बड़ा डिफेम किया गया, उनके किरदार किसी के बाद उनके जो प्रोफेशनली देखा जाए तो उन्हें बड़ा नुकसान हुआ इस वजह से। बिल्कुल। एनीवेज जी, ये तो था हमारा पूरा सिनॉप्सिस जो हमने जिक्र किया, राउंड अप। और सियासी शख्सियात में मैं ज़रा जिक्र कर दूँ, जरदारी साहब अदालत में गए, फ़रियाल तारपुर साहिबा जो है वो अदालतों के चक्कर लगाती नहीं। तो ये ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी मुझे लगा, और अदालतों के चक्कर जो लगाते रहे वो मुझे सिर्फ ये लगा कि ये अपोजिशन के लिए था, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो। हाँ, हुकूमती शख्सियात भी कुछ जाते रहे, लेकिन वो आना जाना था, जाके वापस आने वाला एलिमेंट जो है वो अपोजिशन जो भी है होना ये चाहिए कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, अगर आप अदालतों के हवाले से बात कर रहे हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, किसी के लिए टारगेट ना हुआ हो कि जी मैंने इस बंदे को जेल के पीछे देखना है तो टारगेट करके उसको पीछे भेज दो। कोई भी है, चाहे वो गवर्नमेंट में चाहे वो अपोजिशन में, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर आए, पाकिस्तान जो है वो बेहतर जाए। और ऐसी बेहतरी जो है वो सिर्फ मोटिवेशन से, एनर्जी से आती है। और आपको एक बात बताऊँ कि हम ख़वातीन जो हैं वो जब किसी चीज़ का बेड़ा उठा लेती हैं, कुछ ठान लेती हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं। वो सिर्फ एक इनिशिएटिव
लेना पड़ता है, वो हिम्मत थोड़ी सी इकट्ठी करनी पड़ती है। और ऐसी ही एक मिसाल जिनसे कल आप मिले, बड़ी जिंदा दिल ये वो मिसालें हैं जिनको हमें याद रखना है और हमें इनको एग्जाम्पल सेट करनी है। तो आपको पहले इन खातून से मिलवाते हैं, क्योंकि मैं गया स्पेशल लाहौर की इकबाल मंडी फूड स्ट्रीट में, बड़ी मशहूर इनकी एक सूप और साथ चाय की एक स्टॉल है, लोग बड़ी पसंद करते हैं उनको। उनसे आपको मिलवाते हैं और उससे मोटिवेशन क्या हमने सीखी है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी का 51% ख़वातीन, लेकिन इन ख़वातीन की जो परसेंटेज है वो हमें इकॉनमी में उस तरह से नज़र नहीं आती रिफ्लेक्ट होती हुई। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की सोसाइटी है जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है ख़वातीन का बाहर आना, काम करना। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमने ये भी देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ख़वातीन अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। इसी तरह प्राइवेट और साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भी अब बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन बाहर निकल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और सेक्टर जहाँ पर हमने देखा है कि बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, वो है कारोबार। कारोबारी सेक्टर जो है उसमें हमने देखा है कि ख़वातीन का बाहर निकलना खासा मुश्किल होता है। उसकी बड़ी वजह सोसाइटी में वो आगे जाकर काम नहीं कर पाती हैं। दुकान चलाना, अपना कारोबार चलाना, रोज़गार चलाना उतना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि इस क्लीशे को तोड़ती हैं, इस स्टीरियोटाइप से बाहर निकलती हैं और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। इसी तरह एक एग्जांपल लाहौर की इकबाल मंडी फूड स्ट्रीट में मौजूद है। और ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हरफल मौला कश्मीरी सब चाय एंड चिकन वेजिटेबल सूप, ये इकबाल मंडी का बड़ा मशहूर स्पॉट बन चुका है। पूरे लाहौर से लोग आते हैं यहाँ पर सूप और चाय, और इसके साथ साथ जब गर्मियाँ होती हैं तो डिफरेंट यहाँ पर टेस्ट होता है, डिफरेंट यहाँ पर वैरायटी होती है जो कि ये सर्व होती है। अब ये सायरा सुल्तान साहिबा जो यहाँ पर काम कर रही हैं, उन्होंने ये आइडिया कैसे लिया, कैसे उन्हें इस तक पहुँची, क्या मुश्किलात थी और फिर लोगों का रिस्पांस कैसा है, हम उन्हीं से जानते हैं और आपसे बात करवाते हैं। आइए चलते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है आपका, ये सूप का और साथ चाय का। तो ये बताएं कि ये आइडिया कब से आया, कब से कर रही हैं ये? एक साल कर रही हूँ, शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ज़बरदस्त। तो ये बताएं सायरा साहिबा कि आपने इससे पहले भी कभी कोई काम किया है आउटसाइड में, घर से बाहर? नहीं, उससे पहले घर में माशाल्लाह। अच्छा जी, घर में अच्छा टाइम गुजारा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो ज़रूरियात बढ़ती गई, फिर मजबूरन बाहर आना पड़ा। और अल्लाह के अलावा मुझे किसी से मांगने की आदत नहीं है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये जो काम है आपका, रिक्शा भी थोड़ी देर आपने चलाया था, आपने बताया? हाँ जी, पहले गर्मियों में अंडा टिक्की और दाल चावल और रिक्शा था मेरे पास, तो टिक्कियों से फारिग होती थी तो दाल चावल से तो रिक्शा चलाने चली जाती थी। वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स खास नहीं था, लोग आपको पता है रंग बिरंगी दुनिया है, अच्छे भी हैं बूढ़े भी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सड़कों पे जाने से बेहतर है कि अपने घर के बाहर ही काम करूँ। तो अल्लाह का शुक्र अपने घर के बाहर अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। फिर मोहल्लेदार है, पुराने हैं, इज्जत करते हैं और करवाते हैं। बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का। ये बताएं कि आपने जो ख़वातीन हैं बाकी जो आना चाहती हैं, घर से बाहर निकलना चाहती हैं, एक डर होता है, खौफ होता है ख़वातीन को कि घर से बाहर निकलेंगे। जो आपने कहा कि लोग तो बातें करते हैं, तो वो कैसे दूर किया जाए डर? आप कुछ कहना चाहेंगे ख़वातीन को? मैं तो उनको यही पैगाम दूंगी, आए बाहर, अंदर घुट घुट के मरने से तो बेहतर है, बच्चों पे सितम करने से तो बेहतर है, मियाँ की मार खाने से बेहतर है, भूखा रहने से बेहतर है मेहनत करके खा लें। उसमें आप में अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। आपने यहाँ पर क्या ट्राई किया है? असल में मुझे यहाँ कश्मीरी चाय जो थी वो पीनी थी और मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैंने यहाँ का सुना था कि हरफन मौला की कश्मीरी चाय बहुत मशहूर है, तो मैंने वो ट्राई करी। वाकई इनकी क्वालिटी है और हर चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ज़बरदस्त। अब ये तो जो आपने सुना था बेसिकली वो सच पाया? बिल्कुल सच पाया इनकी, वाकई इनकी क्वालिटी है। और ये है कि मैंने कराची में कश्मीरी चाय पी है, लेकिन यहाँ की जो कश्मीरी चाय है वो वाकई जो है ना एक उसकी क्वालिटी है और बहुत अच्छी है। आपने आज यहाँ पर सायरा साहिबा के स्टॉल पे क्या ट्राई किया? जी सर, चाय की है। चाय तो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह। तो ये बताएं कि इकबाल मंडी में चाय का कॉन्सेप्ट, सूप लेके आना एक खातून के लिए और दुकान चलाना अपनी, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा आइडिया? नहीं, ये काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका बेचारी ने पेट भी पालना है अपना। हाँ जी। फिर कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो ये इतना बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम। अच्छा काम है। तो ख़वातीन वैसे आना चाहिए आगे? जी बिल्कुल आना चाहिए, हर फील्ड में आना चाहिए। और सपोर्ट लोगों को भी करनी चाहिए सोसाइटी में? जी बिल्कुल करनी चाहिए। इतने लोग तारीफ़ें कर रहे थे सूप की, तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि सूप वाकई कैसा है। जो भी चीज़ प्रोडक्ट बनाई है वो खुद पहले ट्राई करनी चाहिए, फिर उसके बारे में राय देनी चाहिए। तो ये सूप मैंने भी एक ऑर्डर किया है और मैं इसको टेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वाकई जो लोग कह रहे हैं वो सिर्फ हमारी वजह से तो नहीं कह रहे, एक्चुअली उनको पसंद भी आ रहा है या नहीं। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में ये इस सूप की जो क्वालिटी है वो लाहौर के किसी भी बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट के लेवल पे इसकी क्वालिटी है। तो आपने अगर घर से बाहर निकलना ही है, अगर आपने सूप पीना है तो वाई नॉट
कि ख़ानदान को सपोर्ट भी हो जाएगी, टेस्ट भी होगा, क्वालिटी भी होगी और रेट भी मुनासिब होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको टेस्ट में भी एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी, क्वालिटी भी होगी और किसी की सपोर्ट भी हो जाएगी। जबरदस्त अबू ज़र, आपने पैकेज के साथ साथ सूप भी लगता है खासा एंजॉय किया है। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 2020 जो कि अब आज ख़त्म होने वाला है और इसके साथ साथ ये भी हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह मईशत मुतासिर हुई है, बहुत सी इंडस्ट्रीज इससे मुतासिर हुई हैं। और इसमें जब हम इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री बड़ी मुतासिर हुई, क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई लॉकडाउन की वजह से और अभी भी ये सिलसिला जारी है। सिनेमाज में अभी भी मूवीज़ और थिएटर्स उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इशू और इस पर हमें बात भी करनी है। आई थिंक सिनेमा इंडस्ट्री जब बंद होती है तो फिर फिल्म इंडस्ट्री बंद होती है। दीज आर टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो पैरेलल चलती हैं। और फिल्म इंडस्ट्री जब बंद होती है तो लाखों लोगों का रोजगार उसके साथ मुतासर होता है। जहाँ पर हमने मईशत रोजगार का जिक्र किया तो 2020 में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ मुतासर हुई उसमें मैं कहूँगी और बड़े ये बात ठीक होगी कि फिल्म इंडस्ट्री हुई है मुतासर। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े शख्स मौजूद हैं जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत तो नहीं है। बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर हैं, हमेशा फिल्म रिवाइवल के लिए, मूवीज़ के लिए उन्होंने काम किया है। बेहतरीन उस्ताद भी हैं, मोटिवेशन भी है, इस इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को डांटते भी हैं। तो ऐसा लगता है कि बड़ा प्यार निछावर कर रहे हैं। सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बेहतरीन, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। लेकिन बड़ा डिफिकल्ट साल रहा ये आपके लिए, आपके कॉलीग्स के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके साथ जुड़े लोगों के लिए, आपके साथ जुड़ी इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ डेफिनेटली ये 2020 जो था हमारे लिए हमने असेस जो किया हुआ था कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री बहुत बूस्ट करेगी, बहुत इसमें काम होगा। बहुत सारी फिल्में कंप्लीट हुई थी, रिलीज़ होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से जहाँ बहुत कुछ हुआ, फिल्म इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। सिनेमाज बंद हो गए, बहुत सारे सिनेमाज लोग छोड़ के उन्होंने अभी चेंज कर लिया प्लान, कुछ और काम कर लिया, सिनेमा बंद ही कर क्योंकि एक इंडस्ट्री है ना सिनेमा इंडस्ट्री, उसमें इन्वेस्टमेंट थी, आपको स्क्रीन्स मिलती, आप काम करते। अब चूँकि अब हो चुका, पूरी दुनिया में हुआ है, पाकिस्तान, भारत, हॉलीवुड में हर जगह पे हमने देखा है। अब प्लान बी अब आपने क्या बनाया? क्योंकि अब जो निकलना है इसमें से, अब जो हमारी ज़बरदस्त मूवीज़ चल रही थी, बेहतर हो रही थी, अब जो ब्रेक आया दोबारा से इसको किस तरह लेके आना है रूटीन में? नहीं, प्लान लंबा प्लान तो नहीं कर सकते हम। अब हमने हमारा फोकस जो है 21 पे है, ठीक है, 2021 पे है कि ईद रिलीज़ हम सोच रहे हैं फिल्मों की। और जितने भी सिनेमाज बचे हैं, बड़ी मुश्किल से सिनेमा बने थे, बहुत मुश्किल से, और 175 के करीब सिनेमा हो गए थे। अब सुना मैंने ये है कि सिर्फ 75 के करीब रह गए हैं, 100 तकरीबन उन्होंने बंद कर दिया। जाहिर है लॉकडाउन की वजह से शादी तो सारे अब हम बिजनेस बंद रहे। 21 पे सोच रहे हैं। मौला जट कंप्लीट है, मेरी तेरे बाजरे दी राखी, 2 पंजाबी फिल्में पंजाब से कंप्लीट हैं और लोग चाहते हैं उसको देखना। सोशल मीडिया पे हमें मिलता है, फीडबैक मिलता है, लेकिन डिपेंड ऑन सिनेमाज और कोरोना के SOPs के हवाले से क्या होता है। तो हमारा फोकस अब पूरा 21 पे है। इसमें फिल्म, बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हालात अच्छे हों तो हम शुरू कर दें। तो मुसीबत तो आती है, सारी दुनिया पे आई है, सिर्फ हम पे नहीं आई है, लेकिन मुकाबला करना अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पहले ही बहुत सफ़र कर रही थी और ये बड़ा मसला ये देखें ना, पहले ही वो एक हिचकोले खा रही थी और फिर एकदम से ब्रेक लग गई। 70s के बाद का अगर हम कंपैरिजन करें तो एक टाइम था और बड़ा ग्लोरी पीरियड था कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री जो इंडियन इंडस्ट्री है उसके बिल्कुल पैरेलल चला करते थे। फिर एकदम ऐसे हुआ कि वो ऊपर जाना शुरू हो गई और हमारा ये जैसे मेरा हाथ नीचे जा रहा है ऐसे नीचे आना शुरू हो गए। फिर आप कोशिश हुई, ऐसी मूवीज़ बनी कि रिवाइवल की तरफ आए, सिनेमा इंडस्ट्री कम हो गई। अब यहाँ तक आते आते 2020 में जैसे आपने कहा कि सिनेमाज भी बंद हो गए, लोगों ने काम करना भी छोड़ दिया। आगे क्या आपको लगता है लोग इन्वेस्ट करेंगे? 2021 में लोग पूरी उम्मीद रहेंगे कि मूवीज़ बने? और लोग रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट है। लोग, बहुत सारे लोगों को ये है कि ये कैप्चरिंग मार्केट अच्छा हो सकता है, बट सिनेमाज नहीं होंगे तो लोग नहीं करेंगे, सिनेमाज उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। पहले भी जो मैं बताऊं आपको, फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो डिक्लाइन में गई थी, सिनेमाज की वजह से गई थी। इंडियन फिल्म्स आ गई, सिनेमाज ने इंडियन फिल्म को प्रेफर करना शुरू कर दिया।
पाकिस्तानी फिल्म को उन्होंने। लेकिन वो तो इसलिए था ना कि क्योंकि अब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री देखें, चीज़ें दोनों इकट्ठी चलती हैं, सिनेमा इंडस्ट्री भी है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी देखना कि हमें कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट उतना अच्छी नहीं रही, प्रोडक्शन लेवल थोड़ा नीचे गया, थोड़ा टारगेट ऑडियंस नीच मार्केट हुई, तो वहाँ पर फिर वैरायटी भी आ गई। कॉम्पिटिशन से तो देखें पूरी दुनिया ने लड़ना है, आपने अपना काम बेहतर करना होता है, जो कि हमने किया भी रिसेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। जब से ये डिजिटल हुआ है, फिल्म डिजिटल हुई है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई हैं। पहले तो बड़े मसाइल थे, कैमरे नहीं थे, लेबॉर्ट्रीज नहीं थी, प्रोसेसिंग नहीं थी। अब डिजिटल की वजह से नए बच्चे जो आगे आए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, अच्छा कर भी रहे हैं। कराची में बहुत अच्छा काम हो रहा है और फॉर्चुनेटली इधर भी शुरू हो गया, पंजाब में भी। जो लोग कहते हैं पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसे लग रहा था कि कराची में ज़्यादा शिफ्ट हो गया और लाहौर में कम। ड्यू टू चैनल्स, देखिए ना, चैनल्स फिल्में प्रोड्यूस कर रहा था। मोस्टली चैनल जो थे वो कराची में। अब आपका चैनल है, ये करे ना प्रोड्यूस, तो पंजाब में ही होगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बात आपकी लॉजिकल भी है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस तरह से आई स्टिल हैव माई रेजर्वेशंस पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से भी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो किया जाता है या हमारी पसंद करती है, फैमिलीज पसंद करती हैं, लोग पसंद करते हैं, फिल्म उस तरह से क्यों नहीं बना सकी अपनी जगह दिलों में कि लोग डिमांड भी करें कि हमें अच्छी मूवी देखनी है, अब मूवी क्यों नहीं आ रही है? अभी तक तो ये डिसाइड नहीं कर पाए हम लोग कि अच्छी मूवी होती क्या है। फिल्म इज़ अ लार्जर देन लाइफ मीडियम। जो आप नहीं सोच सकते वो फिल्म है, जो आप सोच सकते हैं वो ड्रामा है, जो आप बेडरूम में बैठ के देखते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जो आप नहीं सोच सकते वैसा बनाने के लिए आपको बहुत पैसा दरकार है। लाइक अगर आप हॉलीवुड की फिल्म्स देखें, अवतार और बड़ी जबरदस्त मूवी ऐसे आगे है, टैंक के रोबोट्स लड़ रहे हैं रोड्स के ऊपर, फिक्शन है ऑफ कोर्स, जो आप नहीं सोच सकते। इमेजिनेशन, सुपर हीरोज की बातें होती हैं, इमेजिनेशन नहीं पहुंचता। सुपर हीरोज और यही बन रही है सारी फिल्म। वो कोई भी अब साउंड ऑफ म्यूजिक नहीं बन रही, सनफ्लावर्स नहीं बन रही। अब अगर आप ये कहें कि जी वहाँ भी अच्छा काम नहीं हो रहा, अच्छी फिल्म्स नहीं बन रही, तो ये फिल्म्स बाय चॉइस है। शादी, आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की, और वक्त मुझे हमेशा गुस्सा चढ़ता है कि ख़त्म हो जाता है, वक्त का तकाजा है जी, हमें आपसे इजाज़त लेना होगी। लेकिन आपकी ये बात कि इमेजिनेशन करके दिखाना, जो एक अनइमेजिनेबल चीज़ है उसको पोर्ट्रे करना, क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। बट गुड लक, और आप जैसे तमाम फिल्म मेकर्स के लिए जो बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काम करेंगे, और 2021 में कुछ अच्छा काम हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। आज का वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।